हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए अभी आज ये सुपर फास्ट क्लास है, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, मतलब एक सीरीज चला रहे हैं अपन जिसमें फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के नीट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो भी हैं अपन डिस्कस करेंगे। बहुत तेज तर्रार रफ्तार में डिस्कस करेंगे। ओके, और इसका मीडियम जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। ओके, याद रखिएगा। तो मैं क्वेश्चन को पहले हिंदी में पढ़ूंगा और उसके बाद मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, देन आफ्टर उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है ना? एक बार क्वेश्चन हिंदी में कर लूंगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो आराम से पढ़ लेंगे। इसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम। ओके, सो क्वेश्चन है, एक वर्ग के तीन कोनों पर तीन बराबर मात्रा के आवेश रखे हुए हैं। यदि Q1 और Q2 के मध्य बल F12 और Q1 Q3 के मध्य बल F13 है, तो F12 और F13 के परिमाणों का अनुपात होगा। बहुत कठिन है, मुश्किल है हिंदी में सुनना, इंग्लिश में ही ज़्यादा बेहतर है। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास एक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर बना लीजिए। ओके, यू हैव गिवन ए स्क्वायर, और इसके 3 अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, इसके जो 3 कोने हैं पर बराबर चार्जेस रखे हुए हैं। 1 2 3, ये Q यहाँ रखा हुआ है, ये Q यहाँ रखा हुआ है, और ये Q यहाँ रखा हुआ है। ओके, इसके जो 3 कोने हैं इन पे इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं। आपको कह रहा है बेटा इस पोजीशन का नाम है 1, इस पोजीशन का नाम है 2 और इस पोजीशन का नाम है 3। इन क्वेश्चन इट इज गिवन देन द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F12। सो Q1 और Q2 के बीच में जो लगने वाला फोर्स है दैट इज F12। सो F12। ओके, इफ दिस साइड इज A, दिस साइड इज A, दिस साइड इज A, बिकॉज स्क्वायर है तो ऑल साइड्स कितनी होंगी? A। ओके, यदि Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स F12 है और Q1 और Q3 के बीच में लगने वाला फोर्स F13 है, तो आपको बताना है कि F12 और F13 का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपको, F12 और F13 का रेशियो क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये है। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। F12 और F13 के बीच का रेशियो, देखिए दिस इज वेरी सिंपल। क्या है भाई, यहाँ पे F12 इज इक्वल्स टू होगा स्मॉल k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1, फर्स्ट चार्ज इज Q, सेकेंड चार्ज इज Q अपॉन डिस्टेंस A का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल Q कैपिटल K एंड Q1 Q2। देखिए पहला फोर्स जो लगेगा वो यहाँ से यहाँ लगेगा, इस पर F12, ये इसको रिपेल करेगा, हालांकि इस पे भी लगेगा बट फोर्स तो क्या हुआ, यही हुआ ना। दूसरा फोर्स इस लाइन के एक्सेस पे लगेगा, ये इसको भेजेगा और बाहर इसको बाहर भेजेगा, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज F13, 1 का 3 पर। ओके, सो K Q ये भी हो गया, Q ये भी हो गया, एंड मल्टीप्लाई बाई A, डिस्टेंस कितनी है? ये A है, ये A है, सो दिस विल बी A√2 का होल स्क्वायर। तो K से K कैंसिल, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल, A√2 का स्क्वायर A स्क्वायर इंटू 2, और नीचे A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल। आंसर मे बी 2:1, आंसर मे बी 2:1। Yes, exactly. Answer is 2:1. Okay. Then question number 2. Question number 2 is what is the unit of epsilon naught? Epsilon naught means permittivity of the free space or air. So question is what is the unit of epsilon naught? ओके, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछी गई है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। तो 4 ऑप्शंस में नहीं लिखूंगा क्योंकि डायरेक्टली अपन आंसर ही कर लेते हैं इसको। तो गाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। से यस और नो? 1, इसको पलट दो बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। यार 4 पाई की कोई यूनिट तो होती नहीं है, तो जो भी आएगी एप्सिलॉन नॉट की होगी तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो आंसर इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और मीटर की पावर -2। यस, सो दिस इज द आंसर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस वन। रफ कर दूं? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए पॉइंट चार्ज whose चार्ज इज Q, ओके, इस कैपिटल Q के सराउंड में एक सर्कल में इस स्मॉल q चार्ज को घुमाया जाता है. यू हैव रोटेटेड ए चार्ज स्मॉल q around the circle about capital Q. The question is, what is work done? What is work done? Delta W. You know the formula of delta W, that is equals to Q multiply by delta V. आप कहीं भी इस पॉइंट से चलेंगे और अगर उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, एक सर्कल में उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, इवन आप तो सर्कल में कहीं भी पहुंच जाएं, इस पॉइंट का पोटेंशियल V है तो इसका ही पोटेंशियल क्या होगा? V. इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है. सो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू जीरो. सो Q इंटू जीरो, आंसर इक्वल्स टू जीरो. सो देयर इज नो वर्क डन. कोई काम नहीं होता है ऑन मूविंग ए पॉइंट चार्ज ओवर द सर्कल. आंसर इज जीरो. आंसर इज जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्युत द्विध्रुव मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट P है, ओके, एक डाइपोल मोमेंट P है. दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. सो दिस इज डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड दिस इज केप्ट by making a angle theta with the direction of electric field. This is a dipole. Okay, कह रहा है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थीटा एंगल घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा. गाइस, so what is the formula for work done? Work done is equals to PE cos theta 1 minus cos theta 2. I think यही होता है, PE cos theta 1 minus cos theta 2. Let me check the formula, guys. Yes, exactly. PE cos theta 1 minus cos theta 2. This is the formula. Now, PE. Initially, the dipole was in the direction of electric field. So, what? Theta equals to 0. Okay. So, cos of 0 degree initial. And after then, you move rotated by some angle theta. इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा घुमा दिया है. So, you have cos theta. So work done is equal to PE ब्रैकेट में 1 minus cos theta. छापो छापो. PE 1 minus cos theta. फोर्थ का आंसर A. Yes, exactly. PE 1 minus cos theta is the correct answer. Done. Now we moving to the next question. Next question is very simple. Question number 5th. Question number 5th is, there are two plates and the distance between the plates, दो प्लेट हैं, उनके बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2 सेंटीमीटर एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज लगाया गया है कितने का? 10 वोल्ट का. ए वोल्टेज इज अप्लाइड 10 वोल्ट across them. Now tell me what will be the electric field intensity? What will be the established electric field? So if this is plus, this is minus, electric field established between them, this is E. Formula for E. E is equals to V upon L or V by D. Voltage per unit distance. So voltage is applied here. How much? 10 volt divided by 2 centimeter. Convert the centimeter into meter. 2 by 100. 2 by 100. So I am checking. Yes, answer SI में है क्या? SI में है. So 2 by 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 1000 divided by 2. Answer 500 न्यूटन पर कूलम. Agree? 500 न्यूटन पर कूलम. फिफ्थ का आंसर B. करेक्ट. नेक्स्ट, इसको रखना बेटा थोड़ी देर को. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी सिंपल. खोखला कोई गोला है, खोखला गोला, ए हॉलो स्फीयर इज देयर. बड़ा कठिन हिंदी लिखा हुआ है. खोखले विद्युत भारित वर्तुलाकार वाहक, वर्तुल
मीन्स आई थिंक सर्कुलर ही होगा। ओके के अंदर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मूल्य बताइए। डोंट वरी गाइस, सो इट इज टू अबाउट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, electric field intensity inside a circular inside a spherical conductors. You all know it is a conductor, so inside this electric field intensity equal to 0. तो कुछ करना ही नहीं था। आंसर इसका 6th का B is the option. Yes, it is correct. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से आ गया है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी थोड़ी सी में यूटिलाइजेशन है। क्वेश्चन है ए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज ए फोर्स अपॉन। क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज ए फोर्स अपॉन। फर्स्ट है एवरी टाइम ऑन चार्ज पार्टिकल। सेकेंड, नेवर ऑन द चार्ज पार्टिकल। थर्ड, only that time in the charge particle when the charge particle is moving perpendicular to the magnetic field. And next है the force will be exerted on the charge particle when it is moving in the direction of magnetic field. तो भाई ये है कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कब लगता है। 7th क्वेश्चन है ना ये। देखिए, वैसे ऑप्शन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। इसमें एक चीज कह रखा है कि जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता तभी फोर्स लगता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जो चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स होता है दैट इज लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हाँ, अगर ये कहता कि मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, दैट टाइम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैक्सिमम फोर्स के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट टाइप फोर्स मैक्सिमम होता है एंड दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी। कितना होता है बेटा? क्यू वी बी। बट ये कह रहा है कि फोर्स कब लगता है, तो फोर्स केवल एक सिचुएशन में नहीं लगेगा, जिस समय थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। बाकी सिचुएशन में तो फोर्स लगेगा, हर जगह फोर्स लगेगा, है ना। तो इन दो सिचुएशंस में फोर्स नहीं लगेगा, तो बाकी में तो फोर्स लगेगा। यस, ओके। तो इसका आंसर जो है मैग्नेटिक फील्ड का एक क्वेश्चन है, बट इसमें ऑप्शंस ही क्लियर नहीं है ना। तो यदि अभी आपको यदि इसमें आंसर देना पड़े तो आंसर इसमें सी दे रखा है, बट क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, तो इसको मैं बोनस मानूंगा। ओके, इसमें कह रहा है कि बताइए फोर्स कब लगता है, तो भाई 0 डिग्री और 180 डिग्री छोड़ करके हर जगह फोर्स लगता है। और इसने कहा है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो बाकी में भी लगता तो है, मगर मैक्सिमम लगता है परपेंडिकुलर में। तो भाई मैक्सिमम पूछे होते तो लगाते अपन। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले बंदे नहीं करेंगे, जिनको भी जो 12th क्लास में आए हैं, जिन्होंने 12th क्लास पूरी नहीं करी है, मैग्नेटिज्म उनसे नहीं बनेगा भैया, तो आपसे नहीं बनेगा, आप लोग चिंता मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 2 पैरेलल वायर हैं, 10 एम्पियर की धारा जा रही है, करंट जा रही है एक ही डायरेक्शन में। ये लो भैया, 2 पैरेलल वायर बना लो। फर्स्ट इज फ्लोइंग इन करंट 10 एम्पियर, सेकंड इज आल्सो मूविंग विद अ करंट 10 एम्पियर। गाइस, दोनों एक दूसरे को 1 × 10⁻³ न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो बोथ द वायर्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 1 × 10⁻³ न्यूटन। So they are attracting each other with a force of 1 × 10⁻³ Newton. Now question is, if the current in both the wire just doubled, अगर करंट पहले 10 एम्पियर थी, इसको भी कर दिया 20 एम्पियर और इसको भी कर दिया 20 एम्पियर, अगर करंट को आप डबल कर देते हो तो बताइए फोर्स कितना हो जाएगा? यस, तो आपको भाई फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? ये भाई 8th है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर कहाँ का क्वेश्चन है ये? सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले बिल्कुल नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। नाउ लिख लो बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है ये। फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू μ0 अपॉन 4π 2I1I2/d। वेरी इंपॉर्टेंट, μ0 अपॉन 4π 2I1I2/d। ये है, इससे क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं आज तक नीट में ना आया हो यार, हर बार आता है, 100% क्वेश्चन आता है इससे नीट पे। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अपन को फोर्स निकालना तो लेंथ को ऊपर भेज दो, ये गया लेंथ ऊपर, चला गया लेंथ ऊपर। अब क्या बोल रहा है भाई, करंट डबल कर दी है, तो करंट अगर डबल कर दोगे तो ये भी हो जाएगी 2 टाइम्स, तो 2 का फैक्टर यहाँ जनरेट होगा, ये भी होगी 2 टाइम्स, तो 2 का फैक्टर यहाँ जनरेट होगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा 2 2 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स फोर्स कर दो। पहले फोर्स कितना लगा था 1 × 10⁻³ अब इसका 4 कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 4 × 10⁻³ लेट मी चेक द ऑप्शन। ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया, सी 4 × 10⁻³ बच्चों मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, टाइम खराब ना हो, आप लोग बस सॉल्व करते जाओ, मैच कर लेना ऑप्शन। ओके, सो 1 × 10⁻³ sorry 4 × 10⁻³। so we have done question number 8 also। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is very easy. See the question. Question is saying that हिंदी में पानी से भरे एक गोले के अंदर एक डाइपोल को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा जाता है। तो भाई ये पानी से भरा एक गोला है, वाटर फिल्ड बलून अलून समथिंग है। अब इसके अंदर आपने एक डाइपोल रखा है, डाइपोल कैसा रखा है बेटा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो यार अपनी वैसे जो डायरेक्शन होती है अपन इस डायरेक्शन को ईस्ट मानते हैं, इसको वेस्ट मानते हैं, ये वाली को नॉर्थ मानते हैं, ये वाली को साउथ। तो ऐसा एक डाइपोल रखा हुआ है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ओके, अब आई कांट से कि भैया -q किस तरफ है +q किस तरफ है, तो ये नॉर्थ है ये साउथ है, कहीं पे -q मान लो कहीं पे +q मान लो, ये आपके ऊपर है। अब कह रहा है कि बताइए नॉर्थ साउथ में रखा है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक्चुअली इन लोगों ने फ्लक्स के बारे में स्टेटमेंट पूछा है, तो बेटा मान लो ये -q है और ये +q है, तो बेटा यहाँ से जितना फ्लक्स आउट होगा उतना ही फ्लक्स तो अंदर आ जाएगा, क्योंकि जितनी लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर जा रही है उतनी लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहाँ जा रही हैं, अंदर। तो यस, तो आंसर होगा इसका द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिविंग फ्रॉम द सरफेस इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फ्लक्स इमर्जिंग टू द सरफेस। तो इसमें बेटा नेट फ्लक्स यदि मैं इससे बोलूँ, नेट फ्लक्स कितना होगा इस गोले से एसोसिएटेड, कितना होगा बेटा 0, बिकॉज टोटल चार्ज ही 0 है ये। और गॉस साहब बोल गए थे कि नेट फ्लक्स इक्वल टू जो होता है दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब नेट चार्ज 0 है तो नेट फ्लक्स भी क्या होगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, ये रफ कर दूं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। एक ड्यूट्रॉन पार्टिकल है, डी फॉर ड्यूट्रॉन, और एक अल्फा पार्टिकल है। ओके, अल्फा पार्टिकल जो है इनके कितने बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल। नाउ what is the electric field intensity due to neutron on the alpha particle? Here you need to find the electric field intensity due to neutron. Neutron is a charged particle. Neutron के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कि न्यूट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/4πε0 × Q/r²। ओके, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन जो है वो दैट इज कॉल्ड 1H2, हाइड्रोजन का सेकेंड वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड आइसोमर, है ना। 1H2 हाइड्रोजन का 1H2 ये है। तो भाई अपने पास जो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना है 1 यूनिट चार्ज, ये देखो। ओके, 1 यूनिट यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। तो बेटा चलिए अपन को वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू रख दो। ई का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R का स्क्वायर। K मतलब 1/4πε0 मतलब 9 × 10⁻9, Q का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 और R का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। कितना हो गया 10⁻⁻20। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो गया 1.44 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, रफ कर दूं। चलो क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 था, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. यस, क्वेश्चन नंबर 11 इज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. थोड़ा सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. बेटा फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. C इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ये होता है. क्लियर हुआ ना? हाँ. या यू कैन से इट इज वेलोसिटी इन एयर, स्पीड इन एयर, इसको C बोलते हैं अपन, V एयर. यस और नो? ठीक है ना? V एयर और V मीडियम इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या हो जाता है बेटा? म्यू नॉट. क्या हो जाता है बेटा? म्यू नॉट हो जाता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर. म्यू नॉट इंटू म्यू आर, क्योंकि भाई मीडियम की जो भी आएगी, या इसको एग्जैक्टली आप म्यू लिख लो. ये हवा की परमिबिलिटी थी, यहाँ पे किसकी परमिबिलिटी आएगी बेटा? मीडियम की. और एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा बेटा? एप्सिलॉन हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं होगा? एप्सिलॉन, मीडियम का एप्सिलॉन ही काउंट होता है. चलिए अब अपन जानते हैं, हमसे बोला गया इस क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सॉरी बच्चों. क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस आर एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, एंड in a medium the respective values are epsilon and mu, then what will be the refractive index? आपको refractive index बताना है बच्चों. you know refractive index 1 mu 2 equal to refractive index of medium with respect to air, that is equal to 1 mu 2 is equal to mu 2 upon mu 1. mu 2 upon mu 1 is equal to v1 upon v2. अगर लाइट हवा से या एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, तो हवा के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव, हवा के रिस्पेक्ट में एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1 mu 2 इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल टू v1 बाई v2 इक्वल टू v1 बाई v2 के क्या लिख सकते हैं? स्पीड फर्स्ट मीडियम में क्या थी? एयर, v एयर अपॉन v2 व्हाट? v मीडियम, यही थी ना? चलो v एयर की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, and what this is 1 upon under root mu into epsilon. सही है? 1 upon under root mu into epsilon. कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? बिल्कुल सही चल रहा हूँ. चलो बेटा, इसको क्या बेटा, ये क्या बन जाएगा? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इक्वल टू, बेटा जो नीचे वो ऊपर आ जाएगा, तो होल अंडर रूट आई कैन प्लेस हियर म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. नोट कर लो बेटा. ठीक है? कुछ और भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. और कैसे लिखा जा सकता है इसको बेटा? अपन जानते हैं कि मीडियम की जो परमिबिलिटी होती है म्यू मीडियम इक्वल टू परमिबिलिटी ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाई रिलेटिव परमिबिलिटी. याद आया? म्यू आर. सो व्हाट? म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट. तो ये क्या बन जाएगा बेटा? म्यू बाई म्यू नॉट म्यू आर. और ऐसे ये क्या बन जाएगा बेटा? ए आर एप्सिलॉन आर. सो आंसर एक और फॉर्मूला हो सकता है, दिस इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर. किसकी वैल्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू. लिख लो. सही है? यस. क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे. देना बेटा फर्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 12, वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 12. देयर इज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड. अगर सोडियम और क्लोराइड, नमक सोडियम क्लोराइड को पानी में रखने पर सोडियम और क्लोराइन आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स F है. सो देयर इज Na प्लस एंड सेकेंड चार्ज इज Cl माइनस एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between them is F. Okay.
इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर बी के, अगर पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और इस पूरे सिस्टम को उठा के आप पानी के भीतर रख देते हो, तो बताइए नया फोर्स कितना हो जाएगा? बहुत ही सिंपल, F बाई के, वेरी सिंपल। ओके, सो आंसर इज F बाई के, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा था, ये चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया है निर्वात की विद्युतशीलता, मीन्स परमिटिविटी, विद्युतशीलता मतलब परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट ऑफ द एयर कितनी होगी भाई? अपन को तो याद है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा तो मतलब हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा लिख लो, सीधी सीधी बात है, ये तो कुछ उसमें करने लायक है ही नहीं है। एप्सिलॉन नॉट, सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो आंसर लिख लो 8.854 इंटू 10 की पावर -12, 8.854 इंटू 10 की पावर -12। तो इसमें ऑप्शंस में 8.9 दिया गया, तो वही टिक लगा देंगे, 8.9 इंटू 10 की पावर -12। सिंपल है, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा दो इक्वल गोले, 2 इक्वल स्फीयर्स आर देयर, 2 इक्वल स्फीयर बना लो। 2 इक्वल स्फीयर्स आर देयर, in between the charges and them are plus q and minus q, they are kept at some distance, I don't know what is the distance, so suppose it is r, और इनमें लगने वाला फोर्स F है। ये इसको प्लस q माइनस q अट्रैक्शन होगा बेटा, कितने फोर्स से दे रहा है? F फोर्स से, F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर दोनों गोलों के बीच में एक समान प्लस q आवेश का गोला रख दिया जाए, मतलब दोनों गोलों के बीच में, ये गोले हैं बड़े से, इनके बीच में एक और प्लस q रख दिया गया, ले भाई खा ले प्लस q, बीच में ही प्लस q रख दिया गया, तो उस पर काम करने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताइए? दोनों में रख दिया जाए तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करिए, 1 मिनट का टाइम है। बच्चों क्वेश्चन मैंने गलत एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, दोनों गोलों के बीच में ऐसा नहीं बोला गया है, एक्चुअली इस टाइप से है क्वेश्चन कि ये था क्वेश्चन कि एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, इस पर दोनों रखे हुए हैं, अट्रैक्शन लग रहा है, दोनों पे अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स की अमाउंट दी गई है F। अगर दोनों के बीच में एक चार्ज रख दिया गया है प्लस क्यू का, तो इस पर लगने वाला फोर्स बताओ कितना होगा? ये है क्वेश्चन, चलो बताओ। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे थे, अब इसमें फोर्स कितना लगेगा ये निकालना है। देखो यार, पहले डिस्टेंस r थी, अब इस प्लस क्यू पर ये रिपेल करेगा इसकी तरफ और ये भी अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ, मतलब फोर्स जो है ऐड हो जाएगा। अब ऐड होकर के देखो पहला फोर्स कितना बनेगा इस पर, वो रिपल्सन वाला, F इक्वल टू हो जाएगा K स्मॉल क्यू अपॉन R का स्क्वायर, तो R तो R/2 हो चुका है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, तो 4q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यार मतलब अगर पहले F था तो ये हो गया 4F, बोलो हो गया कि नहीं हुआ? और दूसरा वाला जब खींचेगा वो भी तो 4F आएगा, क्योंकि डिस्टेंसेस तो आधी हो गई ना, तो 4F प्लस 4F कितना हो गया? 8F, तो आंसर है 8F एंड ड्यू किस तरफ लगेगा? माइनस क्यू, तो आंसर है C है यहाँ पे, 14 का C बिल्कुल सही है। तो 8F फोर्स लगेगा और किस तरफ लगेगा? माइनस क्यू चार्ज की तरफ, सही है ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 15। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इतनी दूरी पर है, इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? चलो अब इंग्लिश में सुनो बच्चों, आपको एक हाइड्रोजन दे रखा है और प्रोटॉन और दोनों इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन होता है ना हाइड्रोजन में, एक प्लस और बाहर घूम रहा है एक माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है।
कह रहा है यदि यहाँ तक की दूरी दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। यस, तो बोल रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है यार, E=1/4πε0 इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी होती है वही लिख लो, 1.6 इंटू 10⁻19 प्लस की 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन आर का स्क्वायर डिस्टेंस 10⁻10 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर लो, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रख के 9 इंटू 10⁻9 रख के 9 इंटू 10⁻9 और इसको रख के कैलकुलेट कर लो बेटा। इसका आंसर आएगा 1.44 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं, एक बराबर आवेश है ना। कितने हैं बेटा, एक है प्लस का माइनस का, 4 इंटू दोनों का मैग्नीट्यूड दिया गया 4 इंटू 10⁻8 कूलम, -8 कूलम। यस, ये दिया गया है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यदि इसको एक बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट, E=4 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम में रखा जाता है और यदि इसको 180 डिग्री से घुमाया जाए, तो बताइए, आपको बताना है कि इस पे कितना टॉर्क एक्ट करेगा, बलाघूर्ण टॉर्क निकालना है, और दूसरा वर्क डन कितना होगा। तो टॉर्क आपको निकालना है कि भाई इस पे टॉर्क, अच्छा मैक्सिमम टॉर्क बताना है कि इस पे लगने वाला मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, मैक्सिमम टॉर्क है ना, मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा और वर्क कितना पड़ना पड़ेगा। देखो टाउ की वैल्यू क्या होती है बेटा, PE sin थीटा, PE sin थीटा। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो थीटा होता है वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। बोलो यस की नो। जो थीटा हुआ करता है 90 डिग्री होता है। तो टॉर्क मैक्सिमम जो आएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू ई, क्योंकि sin 90 की वैल्यू होती है 1। P की वैल्यू क्या होती है यार, Q मल्टीप्लाइड बाई 2L या L बोलते हैं इसको, और E तो दिया हुआ है। तो Q की वैल्यू लिख लेते हैं बेटा 4 इंटू 10⁻8 इंटू दोनों के बीच की दूरी कितनी, उसी को 12 बोल देंगे, कितनी है 2 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। तो 10⁻2 और आएगा, मीटर बदल जाएगा। यस की नो। तो 2 इंटू 10⁻4 हो गया, इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 4 इंटू 10⁸। सही बोल रहा हूँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सही, इंटू 4 इंटू 10 कितना 8, इतने का इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो तो टॉर्क निकाल लो। टॉर्क आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो बेटा। टॉर्क आ जाएगा 32, 4 2 4 4 8 32, 32 8 और 4 12, 12 में से 8 गए तो 4 ही बच गए। तो 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, ये आ गया टॉर्क, ये आ गया टॉर्क। ठीक है ना। अब वर्क डन निकालना 180 डिग्री से घुमाने पे। तो 180 डिग्री से घुमाने पे वर्क डन कितना हुआ करता है, देखो फॉर्मूला क्या था वर्क डन का, वर्क डन इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो बेटा PE cos थीटा 1 यानी 0 डिग्री 1 पे था, माइनस cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। जल्दी तो नहीं हो गया, cos 180 -1, तो -1 + 1 क्या हो गया 2PE। तो यार ये मेरे ख्याल से ये तो PE ही तो निकला था, तो इसका डबल कर दो जस्ट, क्योंकि sin 90 तो 1 हो गया था। तो 2PE, तो इसी का डबल कर दो, तो क्या 32 इंटू 64 आ जाएगा बस। तो आंसर वेरी सिंपल, 64 इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर, नहीं न्यूटन मीटर नहीं, इस बार जूल आएगा आंसर, क्योंकि वर्क डन जूल में होता है। टॉर्क यूनिट होती है न्यूटन मीटर, वर्क डन तो जूल में आता है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करा दें। 17 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 रफ तो करो पहले, यही टिंग 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 डिंग 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 डिंग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्या कह रहा है भाई,
16 कर चुके, 17 कराना है बच्चों। 17 क्वेश्चन। पहले हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश वाले चिंता नहीं करना, डरना नहीं। धातु के एक अनावेशित छोटे गोले दो बराबर तथा बिंदु आवेशों के ठीक बीच में रखा जाता है। यदि गोले को धनावेश की दिशा में थोड़ा हटा करके छोड़ दें तो। यार देखो, एक आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, ये प्लस क्यू है, टक 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 टक, और ये क्या है, माइनस क्यू। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। थोड़ा सा आगे बढ़ लो, ज्वाइन तो कर दो, काय को फालतू। ये इसका सेंटर है, सेंटर मतलब बीचों बीच, ओ मान लो इसको। अब कह रहा है कि एक मेटल का अनचार्ज गोला है, अनचार्ज्ड मेटल का एक अनचार्ज गोला है जिसको कुछ नहीं है। अगर इस अनचार्ज गोले को धनावेश की तरफ मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ हल्का सा शिफ्ट करके छोड़ दिया जाए, हल्का सा शिफ्ट करके क्या कर दिया जाए, मतलब वैक्यूम में मान लो इसको, वैक्यूम में मतलब ग्रेविटी जोन नहीं है, कहीं आराम से रखा हुआ है। अगर इसको हल्का से शिफ्ट करके इधर की तरफ छोड़ दिया जाए तो बताइए वो कैसे काम करेगा, वो कैसे चलेगा। यस बताइए, क्या ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा, पहला ऑप्शन है। क्या वह अपनी मूल स्थिति के परतः कंपन गति करेगा, मतलब क्या यह मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा। सेकंड, वह धनात्मक आवेश की ओर चलता ही जाएगा, मतलब कंटिन्यूअसली यहीं चलता जाएगा, चलो 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 इसके पास आ जाओ। सेकंड, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, थर्ड ऑप्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन है उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी बट जीरो नहीं होगी। सोचो 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 सोचो, चलो जल्दी से सोचो इसको क्या होगा। 1 मिनट दी आपको, चलो लगा ली दिमाग, अब आ जाओ। बेटा यहाँ बीच में था, अभी कैसा था, अनचार्ज था। कैसा था, जैसे ही तुम इसको पास में लेके आओगे, मान लो तुम इधर खसका के यहां ले आए, बोलो बेटा यस। अब जैसे ही तुम यहां पे लेके आए हो तो इंडक्शन के कारण इसका ये वाला फेस क्या हो जाएगा, बोलो निगेटिव। क्यों होगा, पॉजिटिव के पास ही रखा तो नेगेटिव नहीं होगा। इंडक्शन में अपोजिट फेज, अपोजिट चार्ज डेवलप नहीं होता क्या, होता है ना। तो इंडक्शन के कारण ये वाला फेज क्या हो गया, नेगेटिव। और ये जो अपोजिट वाली फेज है, ये वाली क्या हो गई, पॉजिटिव, है ना। एक फेज तो नेगेटिव हो गई, मतलब पार्शियली नेगेटिव डेवलप हो गया एक फेज के ऊपर, और दूसरे फेज के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव हो गया, हो गया। अब देखो ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ लगेगा, इनका लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा इस फेस पे, और ये डिस्टेंस कम है तो रैप कंटिन्यूअसली ये कहाँ मूव करना शुरू कर देगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो बेटा मतलब रूल ये बनता है कि अगर उसको आप पॉजिटिव की तरफ मोड़ोगे तो पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू कर देगा, और अगर निगेटिव की तरफ दोगे झटका तो निगेटिव की तरफ चलना शुरू कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर निगेटिव तरफ चल देते यहाँ तो पॉजिटिव डेवलप हो जाता, उधर निगेटिव हो जाता, तो यहाँ पास में जोर से जाता। समझ में आया कि नहीं आया। अरे अपन ने इस तरफ दिया ना तो आंसर इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलेगा। अगर अपन ने नेगेटिव की तरफ जर्क दिया होता तो नेगेटिव की तरफ चलता। अच्छा न्यूट्रल है ना, तो बट इंडक्शन तो होगा न्यूट्रल में, मेटल में इंडक्शन तो होता है, ठीक है ना। नोट करो, बी सेकेंड आंसर, बी इज द आंसर। ओके, मतलब ये किसकी तरफ चलेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। एप्सिलॉन नॉट की आपको यूनिट बतानी है, यूनिट, सॉरी यूनिट नहीं, डायमेंशन। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालो, बहुत ही सिंपल है, क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा कि एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर होगा।
चलो देखो बच्चों, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होता है लगभग। Q1 Q2 को मैंने क्यू स्क्वायर लिख दिया है क्योंकि डायमेंशन से मतलब है अपन को। अंधेरा होने लग गया, अंधेरा। हाँ जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर। कांस्टेंट को तो कोई मतलब ही नहीं है, 4 पाई ओपी से कोई मतलब नहीं है। 4 पाई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट से डायमेंशन काउंट नहीं होती है। हाँ भाई, क्यू क्या होता है? क्यू होता है आई टी। क्यू इक्वल टू आई टी, करेंट इंटू टाइम का स्क्वायर अपॉन फोर्स एम एल टी की पावर -2 आर स्क्वायर एल का स्क्वायर। आई टी एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर एम एल टी की पावर -2 और एल का स्क्वायर। यार एल स्क्वायर यहाँ से हो गया एल की पावर 3, एम ऊपर गया तो एम की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर -2 ऊपर जाके तो टी की पावर -4 हो जाएगा। हो +4 होगा और ए का स्क्वायर। देखो जरा चेक करो, ए स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? चेक करूं मैं? एम की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर 4, ए का स्क्वायर। बिल्कुल सही है बच्चों, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 18 भी हो गया, अब 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक आवेश, एक चार्ज Q को दो भागों +Q और Q - Q में विभाजित किया जाता है। मतलब एक चार्ज कैपिटल Q था, इसको फोड़ दिया, ठड़ाक फोड़ करके दो छोटे हिस्से हो गए। एक हो गया Q और एक हो गया Q - Q। ऑब्वियसली सी बात है भाई, दो हिस्से तोड़ोगे तो एक Q बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? Q - Q ही बनेगा। कह रहा है कि यदि दोनों को बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स होगा तो दोनों चार्जेस का रेशियो क्या होगा? बेटा आपको पता है, मैंने बताया था कि यदि दो चार्जेस को आप तोड़ते हो तो दोनों हिस्से किसके इक्वल होने चाहिए? आधे आधे। तो ये जो Q होगा ये होगा Q/2। तो Q - Q निकाल, Q/2 निकाल दो। Q - Q इक्वल टू हो जाएगा Q - Q/2। तो आंसर कितना आ गया? Q/2। तो दोनों चार्जेस कितने हो गए? Q/2 के। अब दोनों का आपको निकालना है रेशियो, दोनों का रेशियो। किसका? किसका रेशियो निकालना है? ये तो क्लियर किया ही नहीं इस क्वेश्चन में भाई, किसका रेशियो निकालना है 19 वाले भाई? हाँ, इन लोगों को बोलना चाहिए कि जो रेशियो निकालना है वो कैपिटल Q का स्मॉल q के साथ, ये रेशियो निकालना चाहिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपिटल Q टू स्मॉल q। तो कैपिटल Q तो Q है, कि स्मॉल q क्या है? Q/2। तो रेशियो लेके 2:1 आएगा। क्या है, लिखते तक नहीं है बुक वाले। अनुपात का मान होगा। किसके अनुपात का मान? किसके रेशियो का मान? कुछ भी। चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। डन मारो, डन डन डन। बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए आपको पोटेंशियल का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, तो मैं आपको पोटेंशियल बता देता हूं थोड़ा सा। अभी आप जो है रजनीकांत स्टाइल है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 10 कूलाम समान आवेश के क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के दो विद्युत रोधी गोलों को एक तांबे की तार से जोड़ करके अलग कर दिया जाता है। ओके, क्या बोल गया ये भाई साहब? ये कह गया बेटा कि एक 20 सेंटीमीटर का गोला लो 20 cm और एक 15 सेंटीमीटर का गोला 15 सेंटीमीटर का गोला, एक बड़ा एक छोटा है। अब कह रहा है दोनों को पहले इनके ऊपर 10 कूलाम था, 10 कूलाम इसके ऊपर था, 10 कूलाम इसके ऊपर था। ऑब्वियसली ये बात है, इसके 10 कूलाम है मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी क्या ज़्यादा है और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या कम है। मगर इनको थोड़ी देर के लिए आपने कट 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 किया ऐसा। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में बेटा देखो शुरुआत में इसका चार्ज था मान लिया करो Q1, कैपेसिटी थी C1 और ये कितना था
V1, पोटेंशियल कितना था V1, और ये छोटा था तो इसका चार्ज तो Q1 ही मान लो, Q था सेम था, है ना, Q1 Q2 दोनों सेम है, Q1 ही मान लो। कैपेसिटी है C2 और पोटेंशियल कितना था V2, पोटेंशियल अलग होगा। ये कब की बात है बेटा, ज्वाइनिंग के पहले, जब दोनों टच नहीं थे, समझ गए ना। देखो दोनों के पास चार्ज सेम है, अब चार्ज सेम है मगर इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है। इसका पोटेंशियल V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा। अब दोनों को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, समझ गए, दोनों को ज्वाइन कर दिया है। अब बोल रहा है ये बताइए कि दोनों को ज्वाइन करने के बाद किसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। शुरुआत में तो इसकी थी, अब दोनों को ज्वाइन करने के बाद किसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखो बेटा जब दोनों को ज्वाइन करोगे तो चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। कहाँ से फ्लो होगा चार्ज, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब वैसे समझ में आ रहा है बेटा, हाई पोटेंशियल इसका होगा, हाई पोटेंशियल इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि बेटा V इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q बाई सी, V इक्वल टू Q बाई सी। तो चार्ज तो दोनों के पास सेम है, देखो Q1 इसके पास है, Q1 इसके पास है। अब जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसका पोटेंशियल हाई होगा। तो कैपेसिटी किसकी कम है बेटा, इसकी, C2 कम है और C1 क्या है, ज़्यादा, इसका पेट बड़ा है ना, तो इसलिए इसमें से चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होना शुरू हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि फाइनली किसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी किसकी कम होगी। चलो बेटा, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन एरिया 4 पाई R स्क्वायर। बोलो बेटा, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R स्क्वायर। 4 पाई तो कांस्टेंट है ना, तो मेनली क्या किस पे डिपेंड है, Q पे। अब कैपेसिटर के केस में C इक्वल टू होता है Q बाई V नेट चार्ज, तो Q इक्वल टू कितना होता है बेटा, CV। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा प्रोपोर्शनल टू CV अपॉन R का स्क्वायर। बोल बेटा, अब जब दोनों को तुम कनेक्ट कर दोगे तो दोनों का V भी तो फाइनली सेम हो जाएगा ना। शादी के बाद लड़के और लड़की दोनों सेम ईगो पे आ जाते हैं, पोटेंशियल बेचारों के सेम हो जाते हैं, चाहे लड़की कितने बड़े घर की हो या लड़का कितने छोटे घर का हो, दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, सेम। तो V भी कांस्टेंट हो गया, मतलब सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू, केवल क्या बचा, C अपॉन R का स्क्वायर। बोलो यस। तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू, C की वैल्यू क्या होती है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। स्फेरिकल कंडक्टर का C क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा R से एक R कैंसिल लो, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, यानी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जिसका रेडियस कम होगा उसका सिग्मा क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी जिसकी रेडियस कम होगी उसका सिग्मा ज्यादा होगा। तो बताओ यहाँ पे रेडियस किसकी कम है, A वाले की कि B वाले की। बिल्कुल सही, तो 15 वाले की रेडियस कम है, इसलिए 15 वाले पे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी 15 वाले पे सिग्मा B इज ग्रेटर देन सिग्मा A। समझ गए ना, सिग्मा ज्यादा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चार्ज ज्यादा होगा, याद रखना, चार्ज ज्यादा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिग्मा ज्यादा की बात कर रहा हूँ। ओके, क्लियर है, नोट करो, बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला तो क्वेश्चन नहीं आया है, हलवा आया, हलवा खाने वाला हलवा आया है। पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, खा लिया हलवा, न्यूटन पर कूलम। अगला क्वेश्चन बादाम हलवा आया है। अगले क्वेश्चन में पूछा है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। बच्चों को याद हो गया, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी हो गया हलवा, खा लिया हलवा। तीसरा 23 क्वेश्चन, ओहो 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 23 क्वेश्चन, बड़ी मेहनत करके इन लोगों ने क्वेश्चन डिजाइन किया है, उम्मीद में के साथ कि ये लोग बच्चे लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए क्या है भाई, इनकी मेहनत का सम्मान रखते हुए पढ़ देते हैं क्वेश्चन में 23 वाला, रफ कर रहा हूँ ये। ओके मैया रजनीकांत, चलो शू 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 शू। इतना अंधेरा क्यों है भाई, क्योंकि बाहर बादल है, बादल। अब तो लाइट हो गई। चलो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23।
23 क्वेश्चन हिंदी में। एक घन के अंदर ई परिमाण वाले विद्युत आवेश 8 ध्रुव रखे हुए हैं, तो घन से निर्गत होने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? द्विध्रुव डाइपोल है ना। तो भाई एक घन है, घन घन क्या होता है सर? घन हमने पहली बार सुना है सर, क्या बोल रहे हो आप? हिंदी में घन 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 घंटा सुना है सर, घन नहीं सुना। घन मतलब डाइपोल। तो 8 डाइपोल रखे हुए, खट 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 8, तुम तो 8000 रख दो। और कह रहा बताइए इस घन से, यानी कि मैं भी घन बोलने लग गया, इस क्यूब से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा? इस क्यूब से निकलने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा यार? 0 होगा, 0। क्योंकि एक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है? 0। तुम तो 10 रख दो, 50 रख दो, 1000 रख दो, 100 रख दो, टोटल नेट चार्ज कितना होगा? 0। गॉस क्या कहते हैं? गॉस कहते हैं कि नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 0 हो गया, सही है। चलिए तो आंसर हो गया 0। 23 का आंसर 0 सही है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दो अनंत लंबाई के समानांतर तार पर रेखीय आवेश घनत्व λ1 और λ2 है। चलो भैया, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, देयर आर 2 इनफाइनाइट वायर हैविंग द लीनियर चार्ज डेंसिटी आर λ1 एंड λ2। ठीक है, दोनों r मीटर की दूरी पर रखे हैं, r मीटर की लेंथ पे रखे हैं। ये दोनों एक दूसरे से r मीटर की लेंथ पे रखे हुए हैं। आपको बताना है उनमें से किसी की एक एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा। यस, आपको बताना है उसमें से किसी एक की लेंथ पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। क्या पढ़ाया हूं भाई मैं, इसका फॉर्मूला 24 क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको बताना है कि एक पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स क्या होगा। चलो बच्चों, इसको डिराइव कर देता हूं मैं। देखो ये λ1 वाला है, यस सर, λ1 वाला है। λ1 से r डिस्टेंस पर एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर रखा हुआ है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो इस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बेटा इस पॉइंट पर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, E इक्वल टू, इसकी है तो E1 ले लो, ना लो मत लो, कोई बात नहीं है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू λ1 अपॉन कितना r। नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो, λ1/r। ओके, यदि आप इसको लिखना चाहो तो यदि लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर लिखने का 2λ1/r, तो ये हो गया E इक्वल टू k2λ1/r। कहाँ है जी सर जी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। कहाँ पर है? r डिस्टेंस पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ जी सर, अच्छी बात है। तो अब यहां वाले तार पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? सर चार्ज तो पता नहीं है, तो फोर्स नहीं आएगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो आ जाएगा। देखो F इक्वल टू होता है Q इंटू ई। बोलो बेटा, हमको इस पे निकालना, तो हमें इसका चार्ज निकालना था Q2। मान लिया टोटल चार्ज होगा Q2, हमें नहीं पता। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी बहुत बड़ी लेंथ है L मान लो बेटा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो L यहाँ पे भी आ जाएगा। बोलो बेटा, तो हमें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए ना, तो हमने कोई अन्याय तो किया नहीं है, हमने Q2/L कर दिया। और बेटा Q2/L को क्या बोलेंगे? λ2 ही तो बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ Q2 वाले की λ2 इंटू ई, ये निकाल रखा है, टक टड़क टक टक, k इंटू 2λ1/r। आंसर आया क्या? 2λ, अरे के भैया आगे रखो, इंटू 2λ1 λ2/r। मैच हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है बेटा, आया समझ में ना? बहुत स्मार्ट क्वेश्चन। देखो कितना प्यारा कंसेप्ट है। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकलवा दी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। लेंथ का डिवाइड कर दो, होना कुछ नहीं है।
ठीक है, लिख लो, मिटा दूं। अगला क्वेश्चन 25 बता रहा हूं मैं। तो ये आ गई भाई हमको, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द सेकेंड वायर हैविंग इंटेंसिटी लैम्डा 2, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड का फर्स्ट पे भी निकालोगे तो यही आएगी, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड का फर्स्ट पे भी निकालोगे तो यही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। अच्छा, मतलब कि क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल कितना होता है भाई? आंसर लिखो बच्चों, मेटल का होता है K इक्वल टू इन्फिनिटी। मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। तो बेटा अगर आप दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रख दो, मेटेलिक, दो चार्जेस को मेटेलिक वायर के बीच में, इनके बीच में कोई पट्टी लगा दो मेटल की, फोर्स क्या होता था? फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट मीडियम है तो एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी आ गई बेटा? इन्फिनिटी। मेटल है ना, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 0। नोट करो, मतलब यदि आप बीच में मेटल रख देते हो तो इनमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, 0 फोर्स हो जाएगा। दम तब लगती है जब किसी चीज को पेनेट्रेट करना पड़ता है, जब कोई पेनेट्रेट ही नहीं करना है तो काहे की दम, 0 फोर्स। सही है, सही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हो गया, 26 पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे, 26 26 26 26 26 26 26 26 26 हो गया। 26 क्वेश्चन, एक आवेश को दो समान आवेश प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु में रखा जाता है। वन चार्ज कैपिटल Q is situated at the center of the line joining the two charges plus Q. If the three charges system is in equilibrium, then what should be the value of a small q? अगर ये तीनों चार्जेस साम्यावस्था में हैं, इक्विलिब्रियम में हैं, सिस्टम पूरा, तो बताइए Q की वैल्यू क्या होगी? बेटा अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो इस पर लगने वाला जितना फोर्स इसकी वजह से होगा उतना ही फोर्स उसकी वजह से होगा। बोलो यस। यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लो L मान लो या D मान लो, D मान लो, तो यहाँ तक की क्या होगी? D/2। पकड़ लो इसको, मुर्गा बना लेते हैं अपन। चला जा, आ गया सर, कोक कोक। हाँ, इस पर लगने वाला फोर्स Q की वजह से क्या होगा बेटा? Q की वजह से लगने वाला फोर्स होगा 1/, अरे सर K ले लो, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन D/2 का स्क्वायर, D²/4। बोलो यस। प्लस इसका फोर्स क्या होगा बेटा? इसका फोर्स होगा कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन D का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। नेट फोर्स इक्वल टू 0। सर 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम है। क्या निकाल रहे हैं? स्मॉल q, इस पार्टी को उधर ले जाओ, K कैपिटल Q स्मॉल q 4 D² इक्वल टू, माइनस लगाइए ना सर जी, लगा दिया, D² से D² कैंसिल, कैपिटल C से कैपिटल Q कैंसिल, K से K कैंसिल, स्मॉल q इक्वल टू माइनस कैपिटल Q अपॉन 4। चेक करो, मारो टिक। लाखों करोड़ों बार कर चुका हूं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 का -q/4। अच्छे बच्चे हरदम पढ़ते, -q/4 करेक्ट आंसर। कैपिटल Q इक्वल टू माइनस कैपिटल Q, स्मॉल q इक्वल टू माइनस Q कैपिटल Q/4। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 26 हो गया, 27 आ जाओ। रफ कर दूं एलिस? डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 27। दो अनंत समतल और समांतर चादरों के बीच की दूरी d है, उन पर बराबर एवं विपरीत पृष्ठ आवेश सिग्मा है, तो चादरों के बीच में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? टू infinite sheet you having one is given charge plus sigma, another is given charge minus sigma. Okay, actually they having equal and opposite charges, और यदि चार्जेस सेम है तो चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी क्योंकि एरिया सेम है। तो ये कह दिया है। तो बताइए इनके किसी पॉइंट बीच पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। याद रट चुके हैं यार, आंसर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाहर होती है 0, बाहर होती है 0 क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, अंदर होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 27 का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट चेक करूं, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
27 भी हो गया, 28 28 28 28 28 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा हिंदी पढ़ता हूँ, आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश से देखा करो, हिंदी वाले हिंदी से मतलब रखें। यदि एक द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र EA है और उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EE है, तो बताइए क्या रिलेशन होगा। बेटा ये कह रहा है कि यदि किसी डाइपोल की वजह से -q+2 डाइपोल की वजह से एट ए सर्टेन पॉइंट on its axial position is EA and on equatorial position there is some point B, electric field intensity is EB. So we know कि EA जो होता है वो -q से +q डाइपोल की डायरेक्शन में निकलता है और EB जो निकलता है वो बैक साइड में निकलता है। और आपको याद होगा कि EB इज इक्वल टू होता था EA का हाफ, यस और नो, EB इज इक्वल टू हाफ ऑफ EA। तो EB को यहाँ EE ले लिया है, E फॉर इक्वेटोरियल एंड A फॉर एक्सियल। So E axial equal to 2 times of E equatorial E। नोट करिए, मतलब अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र जो है निरक्षीय स्थिति से डबल होगा। मतलब इन एक्सियल पोजीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। सही है। Then next question 29 29 29 29 29 29 क्वेश्चन नंबर 29 गुड क्वेश्चन। अब एक फॉर्मूला भी मस्त बता रहा हूं आपको मैं, मस्त एकदम मस्त वाला, उसको याद कर लेना। कह रहा है एक आपके पास डाइपोल है -q + q, इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर कुछ कोई पॉइंट P है। ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। r डिस्टेंस पर सेंटर से कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड r के साथ वे कैसे वेरी करेगा? फर्स्ट ऑप्शन E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, सेकेंड ऑप्शन प्रोपोर्शनल टू 1/r², थर्ड ऑप्शन प्रोपोर्शनल टू 1/r³, फोर्थ ऑप्शन प्रोपोर्शनल टू r²। कैसे वेरी करेगा? अगर थोड़ी सी भी समझदारी लगा रहे हो तो आंसर पता चल जाएगा 1/r³। क्यों? क्योंकि डाइपोल के जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे दूर वाले पॉइंट के लिए क्या आए थे? 1/r³ का प्रश्न आया था, 1/r³ का आया था ना। तो बस याद कर लो 1/r³। और यदि फॉर्मूला याद करना है बेटा किसी भी एंगल के लिए, बहुत काम का फॉर्मूला हो सकता है ये, तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, लिख लो फॉर्मूला। E इज इक्वल टू 1/4πε0 P √1 + 3 cos² थीटा डिवाइडेड बाई r³। P √1 + 3 cos² थीटा डिवाइडेड बाई r³। समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट यस फ्रॉम अ डाइपोल, एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम अ डाइपोल, कोई भी सिचुएशन, r दूरी है, थीटा एंगल है, r दूरी है, थीटा एंगल है। ठीक है। अब बेटा यदि मैं तुमसे इससे पूछूं एक्सियल इक्वेटोरियल कंडीशन पे आपको यदि वो निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे निकाल सकते हो। देख लो आप एक्सियल इक्वेटोरियल पे, एक्सियल कंडीशन पे इस थीटा को कम करते लाओगे तो ये पॉइंट r जो है एक्सियल पे पहुंच जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दो तो एक्सियल पे आ जाएगा। तो E एक्सियल इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कॉस 0 कितना हो गया 1, तो 1 + 3 कितना हुआ 4, तो 4 का रूट हो गया 2, तो 2p/r³। अगर आप बोलोगे E इक्वेटोरियल तो थीटा कितने डिग्री 90, तो cos 90 कितना हो गया 0, तो 3 cos² थीटा cos 90 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा P 1 + 0 का रूट 1 ही आएगा। तो आंसर 1/4πε0 इंटू p/r³। है ना कमाल का फॉर्मूला, किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या बना फॉर्मूला? E = 1/4πε0 P √1 + 3 cos² थीटा अपॉन r², P √1 + 3 cos² थीटा अपॉन r³, P √1 + 3 cos² थीटा अपॉन r³। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ओके।
60 सेंटीमीटर दूरी पर 2 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेश का मान क्या होगा? ओके बच्चों, मान लो एक कोई चार्ज Q है, Q चार्ज जो है कितने दूरी पर? 60 सेंटीमीटर। सर मीटर में बदलने, बिल्कुल बदलो। 60/100 मीटर दूरी पर कितना उत्पन्न कर रहा है? 2 न्यूटन पर कूलाम का फील्ड जबरदस्त जनरेट कर रहा। आहा, बारिश बारिश आ गई, बारिश। तो बेटा आपको बताना है कि ये चार्ज कितना होगा। वेरी सिंपल यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपॉन R का स्क्वायर। भाई E कितना दे रखा है? 2, 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ इंटू Q पता नहीं सर जी। डिस्टेंस कितनी है? 60/100 यानी कि 8 लाख, यानी 6 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो भाई, नोट करो। नोट करो। चलो सॉल्व किया जाए। Q निकालना है, बिल्कुल निकालना है। Q को छोड़ दो यहाँ। 2/9 इंटू 10⁻⁹, 6 ऊपर जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और 10⁻⁻1 बन जाएगा 10⁻⁻2। आने लग गया 2, 9 से 4 बार गया तो 2 इंटू 4 8 इंटू 10⁻⁻2 और 10⁻9 तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, तो 9 और 2 11, टन 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 11। आंसर 8 इंटू 10⁻⁻11 इतने कूलाम। नोट कर लो, आंसर 8 इंटू 10⁻11 कूलाम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 रफ कर दो, इसको करना ही पड़ेगा। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 क्वेश्चन कह रहा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आवेश +Q एवं -Q त्रिभुज के शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष B और C पर रखे हैं। क्या कह रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल के एक कॉर्नर पे रखा है +Q और एक कॉर्नर पे रखा है -Q। बताइए B और C, शीर्ष A पर विभव का मान क्या होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A? ओके माय डियर, पोटेंशियल निकालना। साफ साफ दिख रहा है 0, क्योंकि इस पॉइंट A पर ये भी A है, ये भी A है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल होती हैं डिस्टेंसेस, ये वाली। नाउ फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या होता है? 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस ओनली A, नॉट A का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर आता है बट इसमें स्क्वायर नहीं आता। इसका हो गया +Q और नेक्स्ट ये V A के कारण, ना V B के कारण, इसका B है C है, तो B के कारण प्लस में और C के कारण क्या होगा? 1/4πε0 इंटू -Q अपॉन A। दोनों को ऐड कर दो, खड़क खड़क, आंसर कितना? 0 0 0 0। नोट कर लो। नहीं है समझो बेटा? अरे B के लिए प्लस होगा ना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है ना बेटा, प्लस का पॉजिटिव पोटेंशियल और माइनस का नेगेटिव पोटेंशियल। डायरेक्शन थोड़ा ना मिलती इसमें है, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है ना? ठीक है। अब इसका अगर आपको फॉर्मूला भी नोट करना है, एक इसका जनरल फॉर्मूला भी होता है, वो भी नोट कर सकते हो, बढ़िया फॉर्मूला है वो, लिख लो। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, अच्छा पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू डाइपोल, P cos थीटा अपॉन R ओनली R, नॉट R स्क्वायर। हाँ R स्क्वायर ही है, सॉरी, P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा थीटा 90 डिग्री ले लो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये देखो, ये यहां से डिस्टेंस होती है R, क्या होती है, और ये एंगल होता है, तो एंगल कितने डिग्री होता है ये वाला? 90, तो 90 cos 90 0 ले लोगे, cos 90 0 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। ऐसे रख के याद कर लो। ठीक है, 31 भी डन, 31 डन। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसकी सतह पर विभव 10 वोल्ट है। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? अच्छा सर हिंदी में, इंग्लिश में
A 5 centimeter solid metallic spherical shell is charged such that the potential on its surface is how much? 10 volt. Then potential of its surface is how much? 10 volt. 10 volt है. Calculate the electric field intensity at the center. आंख मूंद के बोल रहा हूँ आंसर देखो. 0. आंसर क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है ना भाई. इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही होगा. कहीं भी चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. डन 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 डन. आंसर्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0. नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हो गया. 25 अरे 23 नहीं सर 32 हो गया. 33 भी हो गया. 32 इज डन. नाउ 33. क्वेश्चन नंबर 33 नेक्स्ट. तीन आवेश प्लस क्यू स्मॉल प्लस क्यू एंड स्मॉल प्लस क्यू समत्रिबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं एल है के शीर्ष बिंदु पर रखा हुआ है जैसा चित्र में दर्शाया गया है. यदि इस निकाय की कुल स्थिर विद्युत ऊर्जा 0 हो तो प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए. वाह. देखिए बेटा ये क्या है. यू हैव गिवन ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस. ओके. 1 चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड हियर. अनदर चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड हियर. 1 मोर चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड हियर. आपको कह रहा है कि 3 चार्जेस रखे हुए हैं. एक प्लस क्यू है, एक ऐसा है. इनकी लेंथ एल है. कह रहा है यदि टोटल सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्थिर विद्युत ऊर्जा 0 है तो आपको प्लस क्यू का मान बताना है. यार टोटल एनर्जी 0 है. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यार कहो. एक पेयर ऑफ चार्ज यदि Q1 Q2 हो तो उनकी एनर्जी कितनी होती है? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R. R दोनों के बीच की दूरी ये होती है. तो यहाँ कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर. एक इसका और एक इसका. बनेंगे ना 1 2 1 3 और 2 3. 3 पेयर बनेंगे तो तीनों का सम 0 कर दो तो क्या होगा? 1/4πε0. पहला पेयर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल. दूसरा पेयर उधर से भी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल. तीसरा पेयर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल. इक्वल टू कितना बेटा? 1/4πε0 कांस्टेंट है. 0 के नीचे जाके कांस्टेंट हो गया. यस. कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कॉमन 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन एल इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एल. बोलो यस. सही है ना. माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एल. अरे क्या हुआ? ये उधर चला गया. कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ब्रैकेट में 2/L इक्वल टू माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन एल. एल से एल कैंसिल. एक क्यू से एक क्यू कैंसिल. कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस का क्यू तो था ही अपॉन में 2 आ गया. बेटा नोट करो. कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस Q/2. सही है. करेक्ट आंसर माइनस Q/2. 32 क्वेश्चन डन. क्वेश्चन नंबर 33. 33 भी हो गया ना. हाँ 33 तो कराया अभी. 32 तो पहले ही हो गया था. अब 34 कराना है. 34 हिंदी में पढ़ रहा हूँ. पहले एक्स एक्सिस बना लो. ये वाई एक्सिस है. ये क्या होता है? ओरिजिन 0,0. अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है. 2 बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस 2q एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से क्रमशः स्मॉल ए तथा स्मॉल 2a दूरी पर स्थित है. 2 चार्जेस कौन कौन? प्लस क्यू एंड माइनस 2q आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल ए एंड 2a फ्रॉम द ओरिजिन. सो दिस इज डिस्टेंस इज स्मॉल ए एंड दिस इज ऑल्सो a. सो a plus a becomes 2a. ओके. If at some point the distance of the net electric field is 0,
देन फाइंड द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट। यदि अक्ष के किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी तो बताइए वो दूरी कहाँ होगी। ओके, मान लेते हैं वैसे बेटा, देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कहाँ होती, कमजोर चार्ज के पास है, मतलब यहाँ कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी जीरो हो जाएगी, है ना, यहाँ कहीं पर जीरो हो जाएगी। अच्छा, मैंने टेस्ट नहीं किया कि अंदर होगी कि बाहर होगी, आई डोंट टेस्टेड, ओके, कि जीरो अंदर होगी कि बाहर होगी। देख लेते हैं जरा कहाँ होगी जीरो। यदि मान लेते हो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसको क्या करेगा, धक्का देगा, कड़ाक बाहर भाग, और ये वाला चार्ज इसको क्या होगा, पास बुलाएगा, बोले आ जा, बोले ये सर नो। तो यहाँ पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं हो सकती, मतलब अंदर तो होएगा ही नहीं। तो मतलब प्लस और माइनस चार्ज कभी भी हो तो फील्ड जीरो अंदर नहीं होता, बाहर होगा यहाँ पे कमजोर वाले के पास। अब देखो कैसे बेटा, ये इसको जोर से धक्का मारेगा, क्यों, ये इसके पास में है, भाग 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 भाग, समझ आया ना। और ये वाला इसको प्यार से बुलाएगा, क्योंकि दूर है ना, तो धीरे से बुलाएगा।